गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच पा रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? कोई आप सिग्नल देते? ओके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कल हम लोग जहाँ पे थे एफआईआर पे, काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया है और कोशिश करते हैं उस सिलसिले को और आगे बढ़ाया जाए। तो कल हम लोग एफआईआर पे काफ़ी चीज़ डिस्कस किए। प्रोविज़न 154, 155, 154 के सारे सब सेक्शंस, नए कॉन्सेप्ट, जीरो एफआईआर का, एफआईआर से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन। अब कल हम लोग एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर पे आ रहे थे। वैसे तो ये एविडेंस का प्योर क्वेश्चन है, मोटी मोटी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। एक और चीज़ देखना है कि चूँकि हमारा टॉपिक क्या है कि इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। तो बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन। अब ये दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पुलिस रिसीव करती है या कहीं पे उसको सस्पिशन है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो 154 और 157 को मिला के निकलता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और ये पावर हम लोगों ने देखा 156(1) में, और ये पावर बड़ा एब्सोल्यूट पावर है पुलिस स्टेशन ऑफिसर और आईओ का। इसीलिए 156 का जो सबसेक्शन 2 है उसको स्ट्रेंथ देता है कि आप उसको क्वेश्चन नहीं एराइज कर सकते। क्वेश्चन एराइज नहीं कर सकते का मतलब किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ही हैज़ नो पावर टू इन्वेस्टिगेट इन दिस मैटर। देन तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका मेंस का भी, और प्रीलिम्स में भी इसको फ्रैक्शन में बांट के पूछ सकता है। कल के डिस्कशन से आगे हम आके चलते हैं कि किन मामलों में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो अब इसका पॉइंट वाइज आंसर देखें तो पहला, जब अंडर सेक्शन 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की इंफॉर्मेशन मिलती है तो 154 में दिए गए प्रोसीजर के हिसाब से एफआईआर रजिस्टर होती है, और 156(1) को मिला दें तो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन का पावर पीएसओ यानी पुलिस स्टेशन ऑफिसर को मिल जाता है। तो एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने देखा कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई तो एक और फोरम मिला 36, सेक्शन 36 में सुपीरियर ऑफिसर ऑर्डर कर सकता है। 154 के 3 को देखें तो बाई पोस्ट एसएसपी या एसपी को लेटर आपने अप्लाई किया, उस पर वो उन्होंने यदि एक्शन लेना चाहा तो खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या अपने सबऑर्डिनेट से करा सकते हैं, और फिर बीइंग आईओ वर्क कर सकते हैं या किसी दूसरे को आईओ अपॉइंट कर सकते हैं। तो 136 के थ्रू या 154 के थ्रू मिलता है तो उन कंडीशन में सुपीरियर ऑफिसर क्या ऑर्डर करेगा कि एफआईआर लॉन्च करिए और इसका इन्वेस्टिगेशन खुद करिए या किसी को डिप्यूट करिए। तो जो पहले पॉइंट में ये सारी चीज़ें कवर हुई। दूसरे पॉइंट में आया कि ये सुपीरियर पुलिस ऑफिसर भी फेल्योर हो गए,
इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है लेकिन उसको डिनाई किया जा रहा है, तो 156(3) एक रेमेडी दिया। तो यहाँ पे 156(3) के में जब मजिस्ट्रेट जो है कंसर्निंग मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है, कंसर्निंग मतलब कि हैविंग ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट, उस लोकल एरिया में जिस कोर्ट को, जिस मजिस्ट्रेट को ज्यूरिसडिक्शन है वो, तो 156 के थ्रू जो वहाँ भी क्या होगा कि 156(3) में जो अप्लीकेंट होता है एक एप्लीकेशन, यानी कि एक कंप्लेंट फाइल करता है कोर्ट में, और कोर्ट क्या करती है उसी कंप्लेंट को, जो कंप्लेंट मीनिंग कि वो एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन में एलिगेशन लगाता है कि हम थाने में गए, हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई, तब हमने एसपी को लेटर दिया, वो भी नहीं किया, हम फला फला सुपीरियर ऑफिसर से मिले, नहीं किए, तो अब आपकी शरण में आए हैं। तो कोर्ट वहाँ देखती है कि क्या जो एलिगेशन इसमें रेज किया गया है उससे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता दिख रहा है, तो उस कंडीशन में उन्होंने ऑर्डर कर दिया कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को, और वो फिर क्या करती है एफआईआर, जो वर्बेटिम जो है, जो एप्लीकेशन मिली है उसको अपने चिक पे लेती है और एफआईआर रजिस्टर करती है। फिर उसकी कॉपी 157 में वहाँ पे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है। तो दूसरा पॉइंट आपका आया 156(3). अब इस दूसरे पॉइंट को आप चाहें तो तीसरे पे रख सकते हैं। एक और आता है 157। 157(1) में आपने देखा था कि जहाँ पे स्टार्टिंग हुई वहीं पे हुआ कि इन्फॉर्मेशन आर अदरवाइज, कोई सूचना मिलती है अन्यथा उसका समाधान होता है कि संदेह करने का, डाउट करने का, सस्पेक्ट यह है कि कोई है, सस्पिशन है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। तो 157(1) में भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन ऑफिसर खुद या किसी को डिप्यूट करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब वहाँ 157 में जो पावर मिली यहाँ पे, वो पावर लाइक 156(1) की तरह है। 156 में वो पावर उसको मिल गई, रीड विथ 157। तो 157 की मदद से 156 में उसको पावर मिली, और वो उसकी जैसे एफआईआर की कॉपी कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, उसी तरह मेयर ये सस्पिशन के ग्राउंड पे जो आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया वो भी रिपोर्ट 157 में भेजी जाएगी। तो ये आपका दूसरा पॉइंट पे हो सकता है, तीसरे पे 156 पे है। चौथा पॉइंट, चौथे में क्या है कि आपने देखा कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या थाने में जाकर ही हम क्रिमिनल लॉ को एक्टिवेट कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। तो जो हम प्लेन स्टडी करें सीआरपीसी का, तो ये कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। तो मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, बट प्रैक्टिकल में क्या होता है कि ठीक है कि आपके पास ये फोरम है कि आप थाने में न जाके सीधे कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कोई यहाँ पे बार नहीं है। लेकिन एक जेन्युइन क्वेश्चन होता है कि जो एफआईआर से स्टार्ट हुआ केस, और वो जब उसका कंप्लीशन, जब वो कंप्लीट हुआ, तो 173(2) में चार्जशीट भेजी कोर्ट में, तो सारा एक्सपेंसेस, सारा बर्डन किसके पे है? स्टेट है, क्योंकि स्टेट हमको, जो आम पब्लिक को, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ सारे कास्ट खर्चे उनके जिम्मे। अब आपने कंप्लेंट फाइल किया तो वहाँ पे जो प्रोसेस फ़ी होगी वो सारी डिपॉजिट करनी पड़ेगी आपको। जिन विटनेसेस की आप लिस्ट देंगे उनको बुलाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में, और फिर ये होता है कंप्लेंट केस में आप एप्लीकेशन आपकी, विटनेस आपने बनाए, बताए, पता नहीं रिलायबल है नहीं है, लास्ट में केस का फाइनली डिसाइड होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं से कंसीडर किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सब ट्यूटर्ड विटनेस है,
सब प्लांट किए हुए विटनेस हैं या पूरी कहानी फैब्रिकेट करके बनाई गई है। और स्टेट केस के साथ इसको आप डिस्टिंग्विश करिए तो क्या दिखेगा, स्टेट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो आपके लिए भी काम कर रही है और दूसरे के लिए भी काम कर रही है। तो उस कंडीशन में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट आता है, फेयर एंड फेथफुल। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए। तो इन कंडीशंस में आप देखिए कि कंप्लेंट का है, आपको इंडिपेंडेंट राइट है, बट प्रीफर किया जाता है कि पुलिस केस हो, यानी कि एफआईआर के माध्यम से प्रोसीजर आगे। तो आपको चौथे नंबर पर मिला कंप्लेंट। अब कंप्लेंट में भी 2 स्टेज है। कंप्लेंट में 2 स्टेज को आप कैसे बांटेंगे कि बिफोर कॉग्निजेंस एंड आफ्टर कॉग्निजेंस। बिफोर कॉग्निजेंस यानी कि जैसे ही आपने कंप्लेंट फाइल किया तो उस कंप्लेंट को क्या है कि वो 156(3) में कन्वर्ट करके भेज सकता है कि आप इस पे आप इसको रजिस्टर करिए और इन्वेस्टिगेट करिए। और बिना कॉग्निजेंस लिए ये यदि रजिस्टर करने का नहीं भी कर सकता है तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कर सकता है। दूसरा स्टेज ये है कि वो 202 में कॉग्निजेंस ले ले, 202 CRPC में, और उसके बाद वो करे, थाने को दे दे, पुलिस ऑफिसर को दे दे कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, और देन वो रिपोर्ट आती है तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ भी है। तो आप देखिए कि यदि कोई क्वेश्चन ये आता है कि कैन ए मजिस्ट्रेट गिव ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस, तो आप देखिए क्या है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसमें आपको 154 से जो पावर मिला, 154 रेड विथ 156(1), 157 रेड विथ 156(1), 156(3) इटसेल्फ एम्पावर्ड करता है मजिस्ट्रेट को। और चौथा आया 200 और 202, चौथा पांचवा 200 और 202 प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे 200 के बाद, और आफ्टर कॉग्निजेंस स्टेज पे 202 के बाद और 202 के पहले। तो इस तरह से आप देखिए कि मजिस्ट्रेट, तो आपका एक ये क्वेश्चन आपका तैयार हुआ, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया तो आप सारे फोरम पे, आप सारे स्टेजेस पे इसका जवाब दें। तो हमने फिर आया चूँकि ये चैप्टर इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन से है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बैठा के रख लेना। हाँ, एक इसमें और ऐड कर लीजिए, ये 5 हुए, छठा जोड़ लीजिए कि 155(2) में नॉन कॉग्निजेबल केस में मजिस्ट्रेट के आर्डर्स हैं, तो ये 6 आपके हो गए। तो आपके इस तरह से आप देखिए कि आप जब ढूंढना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे प्रोविज़न में से ही निकल के सारी चीज़ें आती हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम केस लॉ को इंसर्ट करें और उसकी मदद से इसको समझाने की कोशिश करें। यहाँ यदि ये क्वेश्चन आए तो इतना ही हमारा परफेक्ट आंसर है, इसमें केस लॉ की अभी आवश्यकता नहीं है। तो 154 हमारा क्लियर है। उसका जो पार्ट अब बचा है वो आपके एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि आपको 3-4 चीज़ें देख लेनी है। वो आपको सर बताए होंगे या नहीं, आप फिर ध्यान से देखिएगा। तो उसमें आया है कि एफआईआर का एविडेंसरी वैल्यू क्या है, एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है, किन पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपने 145 से 157 देखा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि प्रॉम्प्ट एफआईआर क्या है। फिर यदि प्रॉम्प्ट एफआईआर नहीं है तो क्या उसके रिजल्ट निकलते हैं, ये सब एविडेंस के क्वेश्चन है। तो फिर क्या एफआईआर एज ए डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट हो सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन है एविडेंस के। फिर हम लोग नहीं तो अभी एफआईआर अपने आप में काफ़ी कुछ है। तो मैंने एविडेंसरी वैल्यू में आपको बताया कि जो स्टैट्यूट में
जो प्रोवाइड है पहले उसको पकड़ने की कोशिश करिए। तो आप 154 और 157 आया, 145 और 157, 145 एविडेंस है कंट्राडिक्शन के लिए और 157 आपका कोरोबरेशन के लिए। यही मैंने ये बताया कि ये आपका जो एविडेंसरी वैल्यू है, कंट्राडिक्शन आप जो कर सकते हैं वो केवल इन्फॉर्मेंट से, यानी जिसने एफआईआर लिखाई है उससे कर सकते हैं। किसी दूसरे विटनेसेस को आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते, कोरोबरेट नहीं कर सकते। इवन एफआईआर आपको एविडेंस एक्ट में कहीं ना कहीं सेक्शन 8 से भी अधिक, सेक्शन 8 क्या है, मोटिव और कंडक्ट की बात करता है। तो कंडक्ट क्या है, एक कोई विक्टिम है, उसके साथ हुआ है, उसी सीक्वेंस में तुरंत आके एफआईआर लिखाता है, उसका क्या हाव भाव है, किस तरह से पेश आता है, क्या लिखता है, ये भी कहीं ना कहीं सेक्शन 8 में कवर्ड हो सकता है। तो आप देखिए फिर सेक्शन 8, 145, 57 और सीआरपीसी में ढूंढना शुरू करेंगे तो आप देखिए कि सीआरपीसी में आपको एक ज़रा सी मदद मिलती है 162 पे, जिस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर आप ये हमारी एफआईआर पे ये सारी है। अब एफआईआर पर कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, फिर मैं अभी लेटर उसको देख लेता हूँ। तो 154 क्लियर है। 155 में आपको क्या ध्यान देना है कि ये NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, यानी कि जो मामले कॉग्निजेबल नहीं है, सीरियस नेचर के नहीं है। उसमें आप जानते हैं कि जो डिफिनीशन है सेक्शन 2 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो 2 बार वो क्रिएट करती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट ऑर्डर, ऑर्डर शब्द है, परमिशन नहीं है, यानी कि ऑर्डर शब्द है। तो आप यहाँ ऑर्डर से 2 बातें निकली। 155(1) में ये कहा गया है कि जब आपने इंफॉर्मेशन दिया तो उसको नोट किया, जीडी में एंट्री की और आपको चलता कर दिया कि जाओ भैया मजिस्ट्रेट के पास जाओ। तो आपको मजिस्ट्रेट के पास, इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है, यानी कि परमिशन उसी को लेना है और ऑर्डर मजिस्ट्रेट को करना है। तो इससे कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन आप 155 में फिर चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि 155(2) में पुलिस ऑफिसर भी मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके खुद भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। तो 2 तरीका है, इन्फॉर्मेंट या तो परमिशन सीख करे या पुलिस ऑफिसर ऑर्डर ले ले, तो आपको वो कर सकता है। एक आती है कि नॉन कॉग्निजेबल केस है और कॉग्निजेबल ऑफेंसेज भी उसमें है, यानी जहाँ मिक्सिंग है, गुत्थम गुत्था है, तो वहाँ पूरा का पूरा मामला क्या हो जाएगा कि कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल इज इक्वल टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी उसमें कोई भी संज्ञेय अपराध है तो फिर वो पूरा का पूरा मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह चलेगा। ये आप देख लीजिए 155 में आपके ये है। तो सारा अब ये आता है कि ये कॉग्निजेबल से नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस इतना क्यों किया गया कि अलग सेक्शन बनाने की जरूरत पड़ी। इसलिए कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में बाय वर्च्यू ऑफ डिफिनीशन वो विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेट कर सकता है और बिना उनके ऑर्डर के अरेस्ट भी कर सकता है। तो इसीलिए 155 ने ये क्लियर कर दिया कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ऑर्डर भले ही मिल गया, बाकी जो आईओ को पावर होते हैं वो पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से 155 भी निकल गया। 156 में हमने देखा 1, 2, 3 चीज़ें। 156(1) में क्या है, ये जो 154 में FIR हुई, ये तो वहाँ पे ये कह दिया कि 156(1) में इसको पावर है उस FIR का इन्वेस्टिगेशन करने का। तो अब वहाँ पे अब इसी पावर को हमने कहा स्ट्रेंथ दे रहा है।
56(2) ये कह रहा है कि आप कहीं भी इसको क्वेश्चन में नहीं ला सकते हैं कि ये पावर है या नहीं। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको पावर है, यानी कि कोई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। बाद में आपके पास आएगी कोर्ट में, जब रिपोर्ट आएगी तब आप देखिएगा। या फिर आपको एक 159 में पावर दिखा कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन आप रोक सकते हैं, बट 159 थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो यहाँ इस कन्फ्यूजन को जुडिशियल डिसीजंस के माध्यम से और अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं 157 से है, 157 के उस पार्ट से है जहाँ पे आईओ या पुलिस स्टेशन ऑफिसर ये डिसीजन लेता है कि हम अब इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और रीज़न अपना एक्सप्लेन करके और रिपोर्ट भेज देता है मजिस्ट्रेट को। तो रिपोर्ट जब मिलती है तो क्या कर सकता है कि वो सीजीएम खुद उसको इंक्वायर कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट को इंक्वायर कर सकता है। तो 159 आपका उस 157 से इस तरह से कनेक्टेड है। ये ब्रॉड पावर नहीं है। जो लॉ का स्टूडेंट होता, हम लोग भी पढ़ते थे तो ये लगता था कि यार ये तो मजिस्ट्रेट तो सर्वे सर्वा है। और आज आप देखिए, आज लॉ क्या है कि इन एक लॉ जो ग्रो की, तो ये रहा काफ़ी दिनों तक, और अभी भी नॉर्मली वो लॉ अभी प्रिवेल कर रही है कि नो वन कैन इंटरवेन इनटू इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण में, विवेचना में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इवन सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। तो ऑर्डिनरी जो आपका लॉ बना वो क्या बना कि विवेचना में कोई भी इंटरवेन नहीं कर सकता। बट लॉ जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से डेवलप हुई है उसमें एक चीज़ आया, वो आया कि नहीं, कोर्ट भी मॉनिटरिंग कर सकती है। अब इसको भी डिस्टिंग्विश किया गया कि ये कैसे, भाई इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा, विवेचना कोर्ट हाथ में ले लेगी। तो उन्होंने कहा उन मामलों में जो मजिस्ट्रेट के आर्डर से इन्वेस्टिगेशन होता है, उन मामलों में वो सुपरवाइज कर सकता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मजिस्ट्रेट जो है कोई साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है, कोई मूक दर्शक नहीं है कि चुपचाप बैठ के देखता रहे और पुलिस अपना तमाशा करता रहे। इसलिए वो देख सकता है कि तुम्हारी विवेचना सही चल रही है कि नहीं। लेकिन कोर्ट की भी एक लिमिट है। कोर्ट ये नहीं कर सकती कि ये धारा बढ़ा लो, ये धारा घटा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। वो ये दे सकती है कि आप, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल पोजीशन है, जो आर्टिकल 21 के थ्रू, 22 के थ्रू आता है, वो क्या आता है कि फ्री, फेयर एंड फेथफुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करती है। पर्सनल लिबर्टी को आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू ही प्रभावित कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इन सारी चीज़ों के पीछे ये आया कि मॉनिटरिंग तो कर सकती है बट इंटरवेन नहीं कर सकती। वो देख सकती है कि आप सही किए हैं या नहीं किए। मान लीजिए आपने एफआईआर लिखा, अब एफआईआर लिखने के बाद आपको मिल गई, विवेचना मिल गई। आपने विवेचना में जो है एक पहला पर्चा काट दिया। पहला पर्चा काटने का मतलब होता है कि केस डायरी के पहले, केस डायरी में पर्चे कटते हैं कि केस डायरी नंबर 1, 2, 3, 4, डेट, टाइम, ये सब एज पर लॉ जो है रिक्वायर्ड है कि आप उसमें डालें, और जो कुछ भी करते हैं केस के रिगार्डिंग केस डायरी में उसकी एंट्री करें। तो आपने उसमें क्या किया कि सबसे पहले आपने उसमें जीडी लिखी, एफआईआर लिखी, एफआईआर जो राइटर है उसका स्टेटमेंट ले लिया और छोड़ दिया वहाँ पे, और 2, 4, 6 महीने बीत गए। तो कोर्ट कहती है कि आपका जो क्विक जस्टिस है, आप देखें क्विक जस्टिस आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हर स्टेज पे, जब एफआईआर लिखानी है उस स्टेज पे भी,
एफआईआर लिख गई है तो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो भी इंक्वायरी में भी, ट्रायल में भी, ये सब जगह वो ज़रूरी है। तो आप क्या हुआ कि फेयर, फ्री, फेथफुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो 156 में जो ये पावर दिया गया उसको स्ट्रेंथ करता है 156(2). अब 156(3) हमने बताया कमांड एफआईआर, यानी कि जब थाने से आपको मदद नहीं मिलती, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर से नहीं मिलती, टॉप तक जाने पे नहीं मिलती है, तो कोर्ट में आते हैं और अप्लाई करते हैं। तो कोर्ट को देखना क्या है कि कोर्ट थाने से मांगती है रिपोर्ट कि ये एप्लीकेशन आया है, बताइए आपने क्यों क्या किया इसमें। तो वहाँ पूछने का लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि वेदर एनी केस इज रजिस्टर्ड रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन। तो वहाँ से लिख के आ जाता है। तो लिख के आना क्या चाहिए कि हाँ कोई केस रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ है, बट वो आता है एफआईआर नहीं लिखी गई है, तो ढेर सारी बातें लिख के उसमें आती है। तो कोर्ट वहाँ पे भी अपना जुडिशियल माइंड और जुडिशियल डिस्क्रिशन अप्लाई करता है और उसके बाद ऑर्डर करता है। तो 156 में आ गया। 157 हमने बताया कि बेसिकली आपके प्रीलिम्स में क्या है कि रिपोर्ट जो एफआईआर होती है उसकी इमीडिएट रिपोर्ट देनी है। 154 में एफआईआर हुआ, आप उसकी रिपोर्ट भेजेंगे। 156(3) में भी आपने रिपोर्ट एफआईआर यदि लॉन्च किया तो वो भी भेजेंगे 157 के प्रोविज़न से। और यदि आपको कोई अदरवाइज इन्फॉर्मेशन मिली है और उसके आधार पे आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है तो वो भी आप भेजेंगे। 158 कहता है कि ये जो रिपोर्ट जाएगी ये क्या हो जाएगा, थ्रू सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। और थ्रू सुपीरियर पुलिस ऑफिसर में कौन होगा, इसको क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या तो जनरल ऑर्डर कर सकती है या स्पेशल ऑर्डर करती है कि कौन उसको क्या तरीका होगा, कौन पुलिस ऑफिसर। तो जैसे सर्किल ऑफिसर थाने स्तर पे मामला है, स्टेशन ऑफिसर के तो वो थ्रू सीओ ऑफिस वो चली आती है। सीओ ने इन्वेस्टिगेशन किया है थ्रू एडिशनल एसपी आ जाती है, एडिशनल एसपी ने किया है तो एसपी के माध्यम से ये आ जाती है। तो 157 और 158 में अब आप 157 में रिपोर्ट के अलावा आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ 157 एक ये भी पावर देता है कि थानेदार चाहे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करे। अब वो जो चाहना उसका अपनी मर्जी पे नहीं है, उसके लिए उसको कुछ सफिशिएंट ग्राउंड दिखना चाहिए। और यदि ग्राउंड दिखता है तो वो उसको एक्सप्लेन करेगा, रीज़न देगा और इस बात की रिपोर्ट भेजेगा कोर्ट में। और जब रिपोर्ट में कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट को 159 ने पावर दे दिया कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं या करा सकते हैं, और इंक्वायरी करके करा के वो एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर दे सकता है कि नो आप इसमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये आपका 159 से रीड विथ 157 आपको एक पावर मिला कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है या इंक्वायरी कर सकता है, या इंक्वायरी करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इंक्वायरी का मतलब ये है कि जिसने जो इन्फॉर्मेंट है उसको बुला लिया, उसका स्टेटमेंट ले लिया, ज़रूरी समझा तो एक दो लोगों का और स्टेटमेंट ले लिया इंक्वायरी में, वो इंक्वायरी होता है। और इंक्वायरी और ट्रायल सीआरपीसी में सेक्शन 2 में आपने जान लिया कि ये इंक्वायरी और ट्रायल जुडिशियल साइड से रिलेटेड है, पुलिस ऑफिसर का रोल नहीं है इसमें। पुलिस केवल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी और ट्रायल केवल जुडिशियल ऑफिसर या कोर्ट करती है, जज करता है। तो 159 में तो अभी इस तरह से हम देखते हैं 157, 158, 159। फिर वो आता है 160। किसी को इन सेक्शंस में और कोई ज़रूरत होगी तो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब लेकिन हम बढ़ते हैं, हमारी कोशिश है कि आज हम लोग रिमांड भी डिस्कस कर लें। तो 160
के साथ हमेशा आप कंपेयर करके चलिएगा। अमेंडेड 41 कैपिटल ए बी सी डी है ना, कैपिटल 41 में 41 में भी ए बी सी डी है, तो स्मॉल ए बी सी डी है। ये कैपिटल ए का मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट सेक्शन है, वो धाराएं नहीं बढ़ाई गई, उपधाराओं के रूप में, सब सेक्शन के रूप में, एक बेसिकली ये एक सेक्शन ही है। तो 41A उसमें क्या है, नोटिस है। 160 में भी नोटिस है। दोनों का पर्पस क्या है, पुलिस बुलाना चाहती है या यदि कुछ प्रिविलेज क्लास के हैं तो उनके पास जाके स्टेटमेंट ले सकती है या उनके बताए हुए जगह पे जाके ले सकती है। तो 160 में अब यहाँ पे देखना है, 160 और 41 में देखना है। 41A में एक्यूज को सम्मन करता है। एक्यूज को उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, पूछताछ करने के लिए नोटिस देता है। 41A की नोटिस, ये पॉपुलरली कहा जाता है, और 160 की नोटिस। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि 160 में विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए, 161 का बयान लेने के लिए नोटिस दी जाती है। तो क्या एक्यूज को 160 में सम्मन किया जा सकता है पुलिस स्टेशन ऑफिसर द्वारा? तो इसका आंसर क्या हुआ, यस। क्योंकि एक्यूज्ड भी, भाई जब क्रिमिनल लॉ में एक कॉन्सेप्ट है ना कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जब तक आप प्रूव ना कर दीजिए तो इनोसेंट ही माना जाएगा। तो वो तो अभी गिल्टी हो नहीं, या सो कॉल्ड एक्यूज्ड है, एलिगेशन है उसके अगेंस्ट में, तो उसको भी एग्जामिन कर सकता 161 में। बट उसके अगेंस्ट में एलिगेशन है तो उसको, उसके साथ एक जनरल विटनेस से थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन बन जाती है कि उसको वो 20(3) का, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 23 का और 22 का में कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन पा जाता है, यानी आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ पे 160 में, अब 160 में यदि आप दे दिया इन्होंने नोटिस और आदमी नहीं आया, तो क्या वो उसका डिसओबे मान के 188 में प्रोसीड किया जा सकता है? नो। यहाँ पे जो नोटिस जाती है एज ए पब्लिक सर्वेंट वो नहीं हो पाती। तो इस पे लॉ है, वो ये कहती है कि नहीं, 188 नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चलेगा, 174 IPC वायलेशन मान लिया जाएगा। 41 में क्या है, जो नोटिस जाती है किसको जाती है, जब पुलिस को लगता है कि ये बिलो 7 ईयर्स का मामला है और अरेस्ट के लिए तमाम रिस्ट्रिक्शंस है, तो उस कंडीशंस में उसको नोटिस देती है और वो नोटिस का कंप्लायंस नहीं करता, नहीं आता है, आयु को एकोमोडेट नहीं करता है, हेल्प असिस्ट नहीं करता है, तो ये सारे ग्राउंड्स मिला के ये होता है कि पुलिस बाद में उसको अरेस्ट करने के ग्राउंड्स जो उसमें दिए हैं 41B में, आपको वो जो है अरेस्ट भी कर लेता है। तो बिफोर अरेस्टिंग, या जिसको अरेस्ट नहीं करना चाहती है, उस कंडीशन में 41A की नोटिस दी जाती है। 41 और 160 में विटनेस और एक्यूज दोनों को भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जो 160 की नोटिस आपने दी, विटनेस आया, आपने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तो ये केस तो कंडक्ट करे स्टेट कर रही है, स्टेट के बिहाफ पे आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसके जो पैसे वैसे खर्च होंगे आने जाने के, और जो उसका समय जाया हुआ, खाया पिया जो भी खर्च किया, तो इसीलिए 160(2) में एक्सपेंसेस जो है गवर्नमेंट जो है के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से उसको दिए जाते हैं। तो 160(2) में पुलिस ऑफिसर द्वारा सम्मन विटनेसेस को एक्सपेंसेस देने का प्रोविज़न है। तो कभी प्रीलिम्स में यदि कठिन बनाना चाहें
या सेक्शन पे ही ध्यान जाना चाहें तो आपको 160(2) में देखना है कि एक्सपेंसेस का प्रोविज़न है, और वो एक्सपेंसेस पुलिस ऑफिसर नहीं तय करता है, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है और अपने बाय रूल उसको फ्रेम करती है। उस रूल में जो दिया रहेगा प्रोविज़न, उसके हिसाब से उनको खर्च दिया जाता है। तो ये है। अब 160 में ये है, मैंने पहले ही कहा था, कुछ प्रिविलेज लो, यानी हर आदमी को आप नहीं थाने में बुला सकते। 15 साल से नीचे का है, बहुत बूढ़ा है, 65 साल से ऊपर का है, मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो अब आप पुलिस ये नहीं कर सकती आओ थाने में और बयान दे जाओ। अब इनको थानेदार को वहीं जाना पड़ेगा। ये आपका 160 का प्रोविजो करता है। तो इस तरह से, और ये जो कुछ भी ये करेंगे लिखित में, इन राइटिंग में ही ऑर्डर करके इनको बुलाना पड़ेगा। ये नहीं कि सिपाही गया है, मिस्टर आपको बुलाया है सो सामने आप पहुंच जाइए, नो। वो प्रॉपर सिटीजन के साथ आपको प्रॉपर ढंग से काम करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना पड़ेगा। इसलिए 160 में ये बातें लिखी गई है। 161, जैसा कि आप जानते हैं कि FIR होते ही उसमें एक नॉमिनेट हो जाता है IO, और IO को एक केस डायरी अलॉट हो जाती है। उसके कुछ पेजेस दे दिए जाते हैं जिस पे नंबर भी प्रिंट होता है। और अब तो केस डायरी जो आप मैनुअली जो आप लिखेंगे, जिन भी विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे, अब सिस्टम ऐसा बन गया है कि आपको कंप्यूटर पे वो सारा डे बाय डे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अब उसका कितना कंप्लायंस हो रहा है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, हमारा वो अभी विषय नहीं है। तो 161 का स्टेटमेंट, अब जो ये कहते हैं पॉपुलरली क्या है, 161 का बयान। तो 161 का बयान, स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 में क्या कवर करेगा? केवल ओरल बयान, मतलब बयानबाजी, पूछा और आपने लिख लिया तो ओरल हो गया। तो क्या इसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो 161 के बयान में न केवल वो ओरल स्टेटमेंट दे सकता है, अपने सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स भी दे सकता है, इवन अपने स्टेटमेंट को लिख के दे सकता है कि ये मेरा स्टेटमेंट है। बहुत सारे केसेज में हम लोग CBCID में रहें तो देखा ऐसे कि बड़े जटिल मामले रहते थे और एक्यूज भी बड़े तगड़े वाले रहते थे, तो 150-200 पेज तक के स्टेटमेंट उन्होंने लिख के दिए हैं, तो वहाँ पे साइन करके भी देते हैं। बट 162 तो बार करता है कि आप सिग्नेचर नहीं कराएंगे, तो क्या उस आधार पे उसको डिनाई कर दिया जाएगा? नहीं। अब ये सिग्नेचर कराने न कराने से कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ टूट गया। सिग्नेचर से फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि जब उसके ये देखा जाएगा कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन है या नहीं, फेथफुल है या नहीं, तो उस कंडीशन में एविडेंसरी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर देखा जाएगा। बाकी वो उसको इलीगल नहीं बना देगी। तो अभी तो आप देखें कि 161 में ये है कि ओरल एविडेंस भी लिया जा सकता है, और जो है रिटन में भी जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसको उसमें लिया जाता है। और केस डायरी में जैसे स्टेटमेंट ले लिया, उन्होंने कुछ पेपर दिया कि साहब देखिए ये लैंड के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है और इसमें लेखपाल द्वारा ये किया गया है, खसरा है, खतौनी है, ये फैमिली रजिस्टर है, तो वो सब दिया। तो केस डायरी के लास्ट में अनेक्जर लिखे जाते हैं कि ये पेपर इसी केस डायरी के इसी पर्चे में तो अनेक्स किए जा रहे हैं। इसीलिए जब बात आती है कि लिया है या नहीं लिया है, तो फला विटनेस ने दिया है, या हम गए रेवेन्यू ऑफिसर से, उससे हमने रिटन में डिमांड कर लिया कि हमको ये प्लाट नंबर का ये पेपर चाहिए, वो और सर्टिफाइड चाहिए, आपने सर्टिफाइड करके दे दिया, हमने उससे लिया, उसके रिगार्डिंग उससे
लेखपाल साहब से, नायब तहसीलदार से हमने स्टेटमेंट ले लिया, तो आपने देखा ओरल भी है और इन राइटिंग भी चीज़ें आ रही हैं, तो दोनों 161 में कवर हो जाएगा। तो 161 में ये आपका हो गया, एग्जामिनेशन की बात आती है। तो अब यह देखिए, ये फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात क्यों आती है, आप देखिए 161 का 2 में जाइए, तो सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर truly all question relating to such case put to him by such officer other than question the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। तो आप ये देखिए कि इसमें ये कहा गया कि आप सही सही बात बताने के लिए जो है बाउंड है, यानी कि सही सही चीज़ें इसमें आनी चाहिए, जिसको बताना वो बाउंड है और आप बाउंड है कि सही सही ढंग से उसको लिखें। अब ये आता है कि अब मान लो एक्यूज का आप 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब आर्टिकल 20(3) ये कहता है कि आप उसको सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते, अपने विरुद्ध एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, और यदि वो सही सही बताया तो फंस जाएगा, क्रिमिनल चार्ज उसके पे लग जाएगा, या उसको पेनलाइज किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी फॉरफिट हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पे एक्यूज का राइट क्या हुआ, वो साइलेंस मोड में जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसको साइलेंट रहने का राइट है। इसलिए दरोगा जी लोग विवेचना करते हैं तो स्टेटमेंट ज़्यादा न लिख के उसने कहा कि उसने कोई भी जो है एविडेंस देने से मना किया और बताया कि हम कोर्ट में अपनी बात कहेंगे, 2 लाइन लिख के स्टेटमेंट उसका हो गया। क्यों कि वो राइट टू साइलेंस उसको मिला हुआ है 20(3) में। अब इस इन्वेस्टिगेशन में कहा ये वो नंदिनी सतपथी ओल्ड लॉ है, और जब आएगी इन्वेस्टिगेशन और 20(3) की बात आती है तो नंदिनी सतपथी का केस भी सामने आता है। बट अब डी के बसु के केस में स्थिति चेंज हो गई। अब यहाँ तक कि आपको वो एक्यूज को अपने वकील से मदद लेने का राइट मिल गया, एक इन्वेस्टिगेटिंग रूम से सर्टेन डिस्टेंस पे उसका वकील रह सकता है, ये पावर भी मिल गया। तो ये डी के बसु के केस से आया, और नंदिनी सत्यपति का केस जो है उसमें जो था उस पॉइंट पे ओवर रूल हो गया। तो 161 में देखें, अब ये इवन अब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक्यूज ज़रूरी नहीं है कि सामने फिजिकली मिले दरोगा जी को, इंस्पेक्टर साहब को, और तभी बैठ के उसे आमने सामने पूछताछी हो। अब तो ऑडियो विजुअल ज़माना आ गया है, तो उससे हम इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ भी ऑडियो विजुअल कर सकते हैं, या वही फ्री एंड फेथफुल और इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या सकते हैं कि जो बता रहा है भैया रिकॉर्ड है ऑडियो विजुअल, इसने ये बातें बताई लिखी, हमने कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है कि जो बताया है विटनेस हैं या एक्यूज ने, हम वही लिखेंगे, या उस रूप में लिखने संभव नहीं है तो हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, उसको पढ़ के सुना देंगे, और वो कहेगा तो उस हिसाब से इंडोर्समेंट कर देंगे। तो अब ऑडियो विजुअल आपके प्रोविजो में आया 361 के 3 के बाद प्रोविजो आया कि ये जो रिकॉर्डिंग है 161 का में बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। अब यह है कि आपने देखा कि इधर काफ़ी आपका 2005 के बाद से ही चेंजेज आने शुरू हुए, तो 2008 में 2013 में काफ़ी मेजर आए चीज़ें आई ऑफेंसेज अगेंस्ट वीवेंस के मामले में, और जो ट्रायल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के स्टेजेस हैं उसमें भी
उनको कुछ प्रोटेक्शन दिया गया। और ये हुआ कि महिला है तो उसकी बात महिला को सुनना ज़्यादा ठीक होगा, अपनी बात वो सही ढंग से कह सकती है, बेझिझक कर सकती है और कोई बिना दबाव के कह सकती है। तो अब ये सेकेंड जो प्रोविजो आया कि जो आईपीसी में वही वीमेंस से रिलेटेड सेक्शन है, जो आपको कई बार पढ़ने पर ध्यान आ जाएगा, 354 और 354 के ए बी सी डी, 366 और उसके ए बी सी डी ई और एक 509। तो इसमें जो पुलिस ऑफिसर है तो वीमेंस पुलिस ऑफिसर हो, इवन वो भी नहीं है तो कोई दूसरी वीमेंस ऑफिसर को की मदद हम ले सकते हैं। आयोग कर सकता है कि आप इनका ये हमारे क्वेश्चन है, इस बात पे पूछना है, तो उनका स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर दीजिए। तो वो रिकॉर्ड कर देती है और केस डायरी का पार्ट आयु उसको बना लेता है। 162 में हमने देखा कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट 161 में रिकॉर्ड किया जाएगा उस पर सिग्नेचर नहीं लिया जाएगा। तो इसका आंसर 162 में मिला। अब ये सीधे सीधे कहता है कि सिग्नेचर नहीं लिया जाएगा। सिग्नेचर क्यों नहीं लिया जाएगा? सिग्नेचर लिखा के आप सबूत बनाना चाहते हैं कि जो है नहीं, ये कहा पुलिस डंडे की जोर पे लिखवा ले और साइन करा ले, और बाद में कहा इसने साइन किया है। तो कोर्ट में एक प्रिजम्पशन 114 एविडेंस एक्ट में चलेगा कि जो आदमी नॉर्मल कोर्स में किसी पेपर पे साइन करता है तो ये माना जाएगा कि पढ़ लिख के उसने किया है। तो तमाम लीगल चीज़ें दिक्कत हो सकती है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 कहता है सीधे सीधे पुलिस को डिस्कार्ड करता है। तो काफ़ी सोच समझ के ये कहा गया कि नहीं, सिग्नेचर नहीं कराया जाएगा। अब इसके नुकसान भी है। सिग्नेचर नहीं कराने से आज की तारीख में क्या है कि विटनेस आते हैं, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं, बार्गेन करते हैं, या किसी प्रेशर में है, थ्रेटन में है, डर के वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे ग्रीड हो सकता है या फियर हो सकता है। तो उसके वजह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाते हैं और अपना जो स्टेटमेंट है 161 का, चूँकि सिग्नेचर है नहीं, तो उस पर आके डिनाई कर जाते हैं कि नहीं दरोगा जी ने तो कोई ऐसा बयान ही नहीं लिया, कैसे लिख लिया, मैं कोई कारण नहीं बता सकता। ये पेट लैंग्वेज रहता है उनका। तो कोई कोअर्सिव पावर फिलहाल इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है कि जो विटनेसेस मुकर जाते हैं अपने स्टेटमेंट से, उसको कैसे किया जाए। तो फिर कोर्ट को वही होता है कि कोर्ट को देखना है कि भैया भूसी में धान कहाँ है, तो उस भूसी में से धान छांटना है। तो वो बाकी एविडेंस की मदद से ये सब काम करती है। तो अब ये आप देखिए 162(1) में कहा गया और 162(1) के प्रोविजो में ये है कि हुआ कि उसका ये जो 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है, तो उसका क्या पर्पज़ हो सकता है, कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि 145 एविडेंस एक्ट में वो उसका कंट्राडिक्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। फिर इसके बाहर 162 के बाहर ये दो एक्सेप्शन बना देता है, एक तो 32(1) एविडेंस एक्ट और दूसरा सेक्शन 27 इसलिए है कि केवल स्टेटमेंट तक वो नहीं रहता। स्टेटमेंट में जो बात आई है, जो फैक्ट आया है, उस फैक्ट से कुछ डिस्कवरी हुई है, तो उस डिस्कवरी के वजह से जो बरामदगी जो होती है, तो उतना पार्ट जो उसका रिलेवेंट होता है वो हो जाता है। और 32(1) में है कि आदमी उसकी डेथ हो जाती है, तो ये माना जाता है कि लास्ट मोमेंट पे है और डेथ हो गया है, और उसके जो सरकमस्टांसेज हैं, जो जिन परिस्थितियों में वो ट्रांजैक्शन हुआ है, तो 32(a) का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है, तो
फिर उस पर कोर्ट देखती है कितना एडमिशन उसको वेट दिया जाए, कितना नहीं दिया जाए, एडमिसेबल माना जाए, इनएडमिसेबल माना जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो 162 हो गया। 163 163 को क्या करना है, 24 एविडेंस एक्ट में जो कंटेंट है वो 163 में लगा। आपने देखा ना कि बात कहाँ से हुई, इन्वेस्टिगेशन फेयर, फ्री एंड फेथफुल होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है जब कोई इंड्यूसमेंट ना हो, कोई थ्रेटनिंग ना हो, कोई प्रॉमिस ना हो, यानी किसी तरह से ना बहकाया गया है, ना लालच में किया गया है, ना डर के किया गया है। तो ये परिस्थितियाँ होनी चाहिए कि ये नहीं कि अपना वांटेड रिजल्ट के लिए आप जो है किसी तरह से, आप पुलिस ऑफिसर हैं और आप उससे किसी तरह से एक हलवा लेना चाहते हैं, हाँ वो उसे एक्यूज के अगेंस्ट में काम करना है, तो बस या आपको तमगा लेना है, प्रेसिडेंट का मेडल लेना है, वाहवाही चारों तरफ करानी है, तो आप लिखवा लिए अपने मन से। केवल यही नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाना है या लाभ उठाना है, आप पुनः भी प्रोजेक्शन हो, उसलिए भी कई बार पुलिस ऑफिसर काम करते हैं। तो उस कंडीशन के लिए ये 163 कहता है कि ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं कर सकते हैं। तो नो पुलिस ऑफिसर आर अदर पर्सन इन अथॉरिटी सेल ऑफर टू मेक आर काज टू बी ऑफर्ड आर मेड एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट आर प्रॉमिस, जैसा कि सेक्शन 24 में मेंशन है एविडेंस एक्ट के। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पे 163 में 3 वर्ड आपको पकड़ना है। वो क्या है, वो जो सेक्शन 24 में है उसी में क्या वर्ड है, 3, इंड्यूसमेंट, उत्प्रेरणा, थ्रेट धमकी, या प्रॉमिस वचन। तो कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं है 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अथॉरिटी में क्या है, पुलिस ऑफिसर या अदर अथॉरिटी। आपने 24 में भी देखा होगा कि जो अथॉरिटेटिव पोजीशन में है उसकी तरफ से नहीं आना चाहिए। कमज़ोर आदमी थोड़े कर सकता है कि आपको थ्रेट कर दे और प्रॉमिस दे दे और आप विश्वास कर लें या इंड्यूस कर दे। तो यहाँ पे 163 है। अब 164 पे आता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ तक सब लोग क्लियर है? कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि ये बड़ा है, जल्दी जल्दी, तो ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए फिर। तो अब हम आते हैं 164 पे। 164 में क्या है, 2 बातें हैं, कन्फेशन और स्टेटमेंट। कन्फेस कौन करता है, जिसके पे एलिगेशन है कोई ऑफेंस कमिट करने का, यानी कि अभियुक्त, एक्यूज्ड। स्टेटमेंट कौन करता है, स्टेटमेंट विटनेस भी कर सकता है और एक्यूज भी कर सकता है। दोनों में फ़र्क क्या है, कन्फेशन में वो कन्फेशन फ्री होना चाहिए, किसी तरह के ड्यूरेस के वजह से नहीं होना चाहिए। कोर्ट भी कन्फेशन रिकॉर्ड करने में उसके लिए भी कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ रिक्वायरमेंट है, वार्निंग ज़रूरी है, जबकि स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है। एक्यूज्ड का स्टेटमेंट यदि कन्फेशन लेवल पर नहीं आता है तो वो एज ए स्टेटमेंट रिगार्ड किया जाएगा। और स्टेटमेंट और कन्फेशन में फ़र्क क्या होगा कि कन्फेशन में आप ओथ नहीं दिला सकते और स्टेटमेंट में मजिस्ट्रेट ओथ भी, अनओथ आपसे स्टेटमेंट ले सकता है। फिर ये जो स्टेटमेंट होगा इसका मैनर क्या होगा, ये इसका मैनर होगा सेक्शन 281 CRPC में दिया गया है। तो ये है। फिर आप
जब इसमें आते हैं तो ध्यान रखना है कि कुल इसमें 164 में आप देखें कि 6 सब सेक्शन है और 164 का एक एक्सटेंशन है 164 कैपिटल ए। तो बट वो है कि फिजिकल रेप की जो विक्टिम है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो बट ये भी देखना है जहाँ कैपिटल ए दिख जाए, कैपिटल बी सी डी दिख जाए, तो वहाँ आपको ध्यान में रखना है कि ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ये इंसर्ट किया गया है। तो मेजर जितने अमेंडमेंट एक्ट हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। पॉपुलर जो सेक्शन है जोड़े गए हैं उसको ध्यान में रखना है। तो 2005 का अमेंडमेंट एक्ट, 2008 का, 9 का, फिर आपका 13 का, 18 का, कुछ 19 का। तो इस तरह से करके आपको ध्यान रखना है कि कहाँ जोड़ा गया है, कहाँ हटाया गया है, रिपील किया गया है। अल्ट्रेशन पे उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, जहाँ थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन बहुत पॉपुलर उसमें अल्ट्रेशन है, एडिशन है, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आप देखें कि 164 में हम लोगों ने बात किया कि क्या है ये, कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के लिए कौन सा सेक्शन है, 164। दूसरा क्वेश्चन है कि कन्फेशन या स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ भी एक स्पेसिफिक प्रोविज़न सामने दिखता है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब एक तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या इस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लोकल ज्यूरिसडिक्शन होना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं है। एक और आता है कि आप एक ही प्लेस पे हैं, मान लीजिए लखनऊ में है, लखनऊ कोर्ट में है, आप एसएसजीएम फर्स्ट हैं, एससीजीएम सेकेंड है, तो वहाँ पे भी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, थानों के हिसाब से बटा रहता है, या नेचर ऑफ केस के हिसाब से भी बटा रहता है। जैसे किसी को दे दिया है कि मानक नगर, गोमती नगर, ऐशबाग 3 थाने हैं, फला ये सीजीएम साहब की कोर्ट में रहेगा। फिर ये लाल बाग दूसरे थाने में रहेगा। तो इस तरह से करके तो वो जो थाने वाले उनके ऐशबाग का मामला है और ऐशबाग का थाना दूसरे कोर्ट में नहीं है, तो वहाँ पे ये बार नहीं क्रिएट करता है। जनरली प्रैक्टिस क्या होती है, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं कंसर्निंग कोर्ट में, जो जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होती है, और वो उसको अपने लिंक ऑफिसर के पास मार्क कर देता है। एक तरीका। दूसरा तरीका है कि सीजीएम के यहाँ एप्लीकेशन देते हैं और वो मार्क कर देता है क्या, ठीक है। फिर एक ये भी है कि 164 का स्टेटमेंट जो स्पेशल लॉज हैं, जैसे SC ST है, पॉक्सो एक्ट है, तो वहाँ पे ये क्या है, सेशन के कोर्ट हैं, तो वो भेज दिया जाता है सीजीएम के यहाँ। फिर सीजीएम क्या करता है, या तो खुद रिकॉर्ड कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास उसको इंडोर्स कर देता है। और जब ये स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाता है तो ये कहा जाता है, ये नेसेसरली ये जाएगा जो संबंधित कोर्ट होगी वहाँ पे जाएगी। फिर ये 164 लिफाफे में बंद कर दी जाती है, सील हो जाती है। फिर जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो फिर ये जिसका स्टेटमेंट लिया गया है वो उसको प्रूव कर सकता है, या जो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने नोट किया, उनको भी एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके। अब आप ये है कि कब ये स्टेटमेंट हो सकता है। तो आप देखिए कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इसमें कोई डाउट नहीं। बट एक बात इसमें जोड़ दिया है इन्होंने, इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन
ठीक है, under this chapter or under any other law for time being in force or at any time afterward before the commencement of the inquiry or trial। यानी इससे क्या बातें निकली कि 164 ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट जो है जब तक किसी प्रोविज़न में बाइंडिंग जो है प्रोविज़न ना हो कि ये करना ही करना है, सैल वाली पोजीशन ना हो, तब तक वो बंधा हुआ नहीं है। लेकिन आप वैसे ही इनकार भी नहीं कर सकते हैं, वो जुडिशल माइंड अप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा कि हाँ रीज़न है, तब आप कर सकते हैं कि नहीं, नो नीड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ 164। जैसे रेप के मामलों में वो ज़रूरी है, 501 के मामलों में ज़रूरी है। तो आपका ये है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो क्लियर है। अब ये कहा है कि इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, यानी इसका एक और मीनिंग निकला कि इंक्वायरी या ट्रायल स्टार्ट होने के बाद 164(1) का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता और न ही कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी और ट्रायल में, बेसिकली ट्रायल में आप देखिए कि स्टेटमेंट ऑन ओथ लेने का प्रोविज़न है, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन हो सकता है, इवन टू कोर्ट करके भी 165 एविडेंस एक्ट में उससे कोई एनी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ पर्टिकुलर उसमें जो दिए हुए हैं उसको छोड़ के, जैसे प्रिविलेज होगा या जो स्कैंडलस है, फ्रिवुलस है, उस तरह के छोड़ के, तुच्छ और कलंकात्मक प्रश्नों को छोड़ के, विशेषाधिकार वालों को छोड़ के, तो वो यहाँ पे आपको इस सेक्शन से इन्फ्रेंस क्या निकालनी है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल। अब ये समझने की चीज़ है और इसके डेप्थ में अभी मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इट विल टेक टाइम, बट मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है कि अभी कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, आपकी विवेचना कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया 173(2) में आपने भेज दिया चार्जशीट या फाइनली, फिर 173(8) में जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर को पावर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं 173(8) में, अब उन्होंने दे दिया कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। तो एक तरफ पुलिस रिपोर्ट तो आ गई है इन्वेस्टिगेशन के बाद, लेकिन अभी ना तो कोई इंक्वायरी है और ना कोई ट्रायल है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो गई है। तो इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हुआ, मान लीजिए सीबीआई को मिल गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीबीसीआईडी को तो ऐसे ही केसेज ही जाते हैं। तो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ कि अब आईओ जो है उसको ज़रूरत पड़ सकती है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसका मतलब दो बातें और निकल के आई इससे कि 164 ये ज़रूरी नहीं है कि वन टाइम स्टेटमेंट हो, यदि रीज़न है, ग्राउंड है, तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भी 164 का स्टेटमेंट कराया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ये पहली चीज़ें आ गई 164(1) में। अब ये है कि ये जब 164 में कन्फेशन या कोई एक्यूज से कराया जाना है, देखिए प्रोविजो 1, ये जो प्रोविजो आया ये वही प्रोविज़न इसमें डाल दिया जो डीके बसु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और नन्नी सतपति को ओवरलूट किया था उस पॉइंट पे। तो ये बता दिया कि जो है ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी और इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट, वकील की मौजूदगी में ही ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो है इस तरह का कोई कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है।
अब ये है कि ये मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कह दिया है, यानी एक बात तो तय है कि 164 का स्टेटमेंट या कन्फेशन नॉन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नॉन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बाहर इससे। कुछ पुलिस ऑफिसर को, जैसे आप कमिश्नरेट सिस्टम में देख रहे हैं, मजिस्ट्रेट के भी पावर हैं, वो भी बाहर। तो उसे बाहर को एक सेकेंड जो प्रोविजो है करता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर ऑन whom any power of a magistrate has been conferred under any law for the time in force। और पुलिस अधिकारी द्वारा जिसको वर्तमान किसी कानून के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है, वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब यह है 164(2), ये कहता है, ये वार्निंग का आता है, मजिस्ट्रेट पे स्टेट्यूटरी ड्यूटी देता है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहती है कि मजिस्ट्रेट साहब जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड करना हो आपको, तो उसको ये चेता दीजिए, वार्न कर दीजिए कि भैया तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम कन्फेस करो, और इतना जान लो कि यदि कन्फेस करोगे तो ये बात एविडेंस की तरह हो जाएगी और तुम्हारे खिलाफ जा सकती है, तुम्हें सज़ा भी हो सकता है। फिर वो कहता है कि नहीं साहब ठीक है, मैं तो जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, स्वतंत्र इच्छा से कर रहा हूँ, और मैं कन्फेशन करूँगा। तो मजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे कि हाँ, उसको ये बता दिया गया है, उसको समझा दिया गया है, और उसने सुनने के बाद ये कहा है कि हाँ, इसमें जो बातें मैंने बताई है वही लिखी गई है। तो ये क्या है कि ये आपको 164(2) में आपको देखना है कि ये जो कन्फेशन है किसी दबाव में नहीं है, फ्री है। और यदि ये सब बताने के बाद वो कहता है कि नहीं साहब आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं कन्फेस करूँगा, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे डिनाई कर देगा कन्फेशन रिकॉर्ड करने का। अब इसका एक बढ़िया आपको एग्जाम्पल बताएं, जब आप जाएंगे जज बनेंगे, मजिस्ट्रेट बनेंगे, और या कोई भी प्रोसिक्यूटर बनते हैं, तो आप ये देखिए कि पुलिस जब अरेस्ट करती है तो FIR और केस डायरी जो अरेस्ट से रिलेटेड या कोई स्टेटमेंट है वो सब लिखने के बाद एक एप्लीकेशन भी लगाती है। केस डायरी में लिखी रहती है एक्यूज का स्टेटमेंट कि वो कन्फेस करने के लिए तैयार है, तो उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने का एप्लीकेशन भी देती है। अब कन्फेशन रिकॉर्ड करना है, लिखना पड़ेगा, उसमें भी काफ़ी समय देना पड़ेगा, और मालूम है कि लास्ट में सब निकलेगा वैसे ही, बाद में ये डिनाई कर देगा कि साहब हमको मालूम नहीं था, हमको लीगल एडवाइस नहीं मिली। और संविधान कहता है कि भैया हमारे पास कोई नहीं है तो कानून है, और कानून हमको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगा। तो हमको जज साहब ने भी नहीं बताया कि तुम चाहो तो कोई वकील तुम्हें दिला दिया जाए। तो ये तो मैं समझ ही नहीं पाया, पुलिस वाले बाहर खड़े थे, मैंने दबाव में कर दिया। तो यहाँ पे यदि फ्री का माहौल नहीं दिखेगा तो 164(3) में उसको डिनाई कर नहीं रिकॉर्ड करेगा। और यदि लिखने के लिए तैयार आ गया तो 164(4) में फॉर्मेट दिया है, और वो फॉर्मेट पूरा वही जो मैंने बताया कि मैंने फला आदमी को समझा दिया है कि वो कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, करता है तो जो कन्फेशन वो करेगा उसके अगेंस्ट एविडेंस में यूटिलाइज किया जाएगा, और मुझको यानी मजिस्ट्रेट साहब को विश्वास है कि ये कन्फेशन इसने अपनी स्वेच्छा से दी है, मेरे प्रेजेंस में दी है, मेरे सुनते हुए दी है, और इसको सुना दिया गया। सुनने के बाद उसने कहा कि हाँ सही है, और जो कुछ भी उसने बताया इसमें लिखा गया है वर्बेटम, और उस पर इनके साइन हो जाएंगे, और उस एक्यूज का भी साइन हो जाएगा। तो 164 में क्या है, अब 164(4) यहाँ इम्पॉर्टेंट बन के आया आपके सामने कि आपको ध्यान रखना है किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है। तो 164(4) में, और इसका जो मैनर होता है रिकॉर्डिंग का वो आपका होता है
और 281 CRPC, ठीक है। तो आप ये है। फिर पाँचवा आता है 164.5। 164.5 में अब थोड़ा सा पोजीशन डिफरेंट हुआ, कन्फेशन चल रहा था अभी तक। अब 164.5 में कहता है कि अदर देन ए कन्फेशन, संस्वीकृति से भिन्न यदि रिकॉर्डिंग होनी है तो वहाँ पे उसको ओथ भी दिला सकता है। पावर ये मजिस्ट्रेट को यहाँ मिल गई 164.5 में। फिर एक अमेंडमेंट 5A के रूप में आया, कैपिटल A, 5 कैपिटल A, और इस कैपिटल A में भी आपके कुछ क्लाजेज आ गए A और B। तो इसमें वही ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेंस जो ग्रुप ऑफ सेक्शन है, उसमें ये दिया है कि जैसे इस तरह की बात पुलिस के नॉलेज में आती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो ये रिकॉर्डिंग 164 के लिए मूव कराएगा। और ज़रूरत पड़ेगी, डिसेबल लोग हैं तो उसके लिए द्विभाषिया या स्पेशल एजुकेटर, इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की भी व्यवस्था होगी, उनकी मदद लेगा। और इन सब की एक वीडियो फिल्म भी बनाई जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपका ये हो गया। फिर आते हैं इसी के बी में, एक खास बात निकल के आई कि जहाँ मेंटली या फिजिकली डिसेबल आदमी है और उसका 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया है, तो उसका चीफ एग्जामिनेशन मान लिया जाएगा बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 164(5) कैपिटल A के क्लास B से। अब उसका डायरेक्ट जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। कोई आदमी विकलांग है, गूंगा बहरा है, किसी तरह से उसमें दुभाषिए को बुला के समझाने वाले को, स्पेशल एजुकेटर को आपने बयान तो कर लिया, कितनी मुश्किल हुई। तो अब क्रॉस होगा, फिर उसको बुलाया जाएगा या उसी तरह के आदमी को। तो ये बार बार ला ये नहीं करता है किसी को हरेस किया जाए। तो उस हरेसमेंट से बचने के लिए और ये भी ध्यान में रखते हुए कि मजिस्ट्रेट के सामने बिल्कुल फ्री एटमॉस्फेयर में ये लिखा गया है, तो इसमें कुछ घटाने बढ़ाने जोड़ने का स्कोप नहीं है। तो इस वजह से ये आपका प्रोविज़न इसमें इंसर्ट कर दिया गया। और ये यदि इसकी वैधानिकता चेक की जाएगी तो ये खरा उतरेगी। फिर लास्ट में मैंने कहा था कि जो भी ये कन्फेशन या स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड किया है, तो जिसको उस मामले के सुनने का अधिकार है, यानी जहाँ ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा वहाँ पे उसको भेज दिया जाएगा लिफाफा बंद करके। तो ये आपका 164 में आपका ये पूरा हो गया। तो क्या हुआ, थके तो नहीं आप लोग? सही चल रहा है? क्या हुआ, आगे बढ़ा जाए? अच्छा, ऐसा करते हैं, एक मोटा मोटा आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि 167 पे, हालांकि 167 काफ़ी बड़ा है, तो लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें देख लेंगे हम लोग, एक दिन में उसको पूरा कर सकते हैं। अब आगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो 167 है। फिर 168 में आप कुछ नहीं है, ये जानिए कि जो रैंक में नीचे है एसओ से, स्टेशन ऑफिसर से, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वो जो रिपोर्ट देगा एसओ के थ्रू देगा, या चार्जशीट एफआर कुछ भी लगाने का डिसीजन लेता है तो उसको बताएगा, अपनी रिपोर्ट देगा। 169 में एफआर
की पोजीशन है यदि सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता है। तो 170 में कुछ फॉर्मेलिटी है कि जब आप फाइनली पुलिस रिपोर्ट देते हैं तो क्या फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। विटनेसेस से भी यहाँ पे 170 दो इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 171 आप आते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, 172 भी, 173 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मुझे लगता है कि आपका रिमांड एक क्लास ले लेगा और फिर एक क्लास में बाकी चीज़ें होंगी। तो 167 का एक मोटा मोटा हम लोग कर लेते हैं, रिमांड सब। तो 167 पे बात किया जाए। बताइए भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, नो सर प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, तो चलो ठीक है, 167 पे आते हैं। तो आप देखिए 167 बात करता है रिमांड की। जब कभी भी रिमांड की बात आए तो 3 सेक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 167 CRPC, आफ्टर चार्जशीट 309 CRPC, और इन दोनों के बीच में यदि ट्राइबल बाई सेशन है तो कमिटल, ड्यूरिंग कमिटल 209। तो ये तीन आपको सेक्शन ध्यान में रखना है। उनमें 167 में एक बहुत ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई बातें काफ़ी जानकारी की है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और आपके जनरल लीगल IQ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो 167 में आपको देखना है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की बात करती है। इन्वेस्टिगेशन ख़त्म, 167 का स्टेज ख़त्म, वो या तो 209 में जाएगा या 309 में जाएगा। अब इसमें रिमांड होता है। रिमांड है क्या? रिमांड हिंदी में कहते हैं प्रतिप्रेषण। पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके लाया तो उसको रिमांड कर दिया, प्रतिप्रेषित कर दिया जेल में या पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में। तो जब पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में करेगा तो पुलिस कस्टडी रिमांड कहा जाएगा। जब जेल में भेज देगा, कस्टडी होम में भेज देगा, तो वो जुडिशियल कस्टडी रिमांड कहा जाएगा। अब पुलिस कस्टडी रिमांड और जुडिशियल कस्टडी रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड यानी कि PCR, पुलिस कस्टडी रिमांड। तो ये जो PCR है, एक बात गांठ बांध लेनी है कि ये इसका मैक्सिमम पीरियड क्या है, 15 डेज। यानी कि आफ्टर 15 डे एक्सपायर हो जाने पे अब पुलिस चाहे कितनी कोशिश कर ले, अब एक्यूज्ड को पुलिस की कस्टडी में नहीं लिया जा सकता। 15 दिन के बाद कंपल्सरीली जो है, माने नेसेसरली वो आपका जुडिशियल कस्टडी रिमांड ही होगा। अब इस 15 दिन स्टार्टिंग के 15 डे, ये कौन सा 15 दिन? स्टार्टिंग के 15 दिन। स्टार्टिंग कहाँ से? अरेस्ट होने पे। अरेस्ट होने के बाद कहाँ से? जहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पहली बार प्रोड्यूस किया गया है। तो पहला फर्स्ट डे क्या हो जाएगा? अरेस्ट के बाद जब फर्स्ट डे मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस किया गया है, अब उसी प्रोडक्शन के बाद ये 15 दिन गिना जाएगा। इस 15 दिन में स्टार्टिंग के PCR वाली जो टाइम है,
इसमें वाइस वर्सा एक कंडीशन आती है कि पीसीआर से जुडिशियल कस्टडी रिमांड, जुडिशियल कस्टडी रिमांड से पीसीआर, यानी कि ये एक से अधिक बार भी पीसीआर ग्रांट किया जाता है। शुरू में पुलिस पकड़ के लाई और उसने कहा कि हमको हमारी इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 57 में जो 24 आवर्स दिए गए हैं उसमें कंप्लीट नहीं हो सकती और मुझे इससे कुछ ज़रूरी पूछताछ करनी है या मुझे इनसे कुछ आर्टिकल रिकवर्ड करने हैं और जो आर्टिकल रिकवर्ड करने ये यही बता सकता है कि जितनी जानकारी दिया है उससे हम भी नहीं ढूंढ सकते। यदि पुलिस ढूंढ सकती है तो क्यों रिमांड में दिया जाएगा उसको। तो उस 3 दिन का उसको रिमांड दे दिया गया पुलिस कस्टडी। 3 दिन के बाद वो क्या करेगा, फिर उसको सरेंडर करेगा, जेल में मेडिकल कराएगा, उसके बाद फिर वहाँ पे से वो जुडिशियल कस्टडी में आ गया। अब मान लो फिर एक बार और पूछताछ की ज़रूरत हुई 7 दिन के बाद, 3 दिन इधर 7 दिन ये 10 दिन। 10 दिन के बाद क्या हुआ कि फिर ज़रूरत पड़ी, फिर उन्होंने मांगा कि हमको 6 दिन का चाहिए। तो यहाँ मजिस्ट्रेट 6 दिन का नहीं अवार्ड कर सकता क्योंकि 5 ही दिन और बचे हैं, 5 ही दिन का करा। ये तो आपका जो लॉ का स्टैट्यूट का थ्योरेटिकल पोर्शन है ये है, बट एक्चुअल में जो रिमांड दिया जाता है वो दोनों साइड से 1 दिन को कट कर दिया जाता है। इसलिए पॉपुलरली ये होता है कि 14 दिन से अधिक का रिमांड नहीं दिया जाता। तो ये जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनके दिमाग में 14 दिन होगा, तो वो 14 दिन अभी एग्ज़ाम में अपीयर होना तो भूल जाना है, वहाँ 15 दिन ध्यान में रखना है। अब ये पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी का ये फ़र्क बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब इस 167 में 2-3 चीज़ें और आती है। एक क्वेश्चन आता है कि पुलिस कस्टडी रिमांड कब दिया जा सकता है, किन सर्कमस्टांसेस में दिया जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, कितने ड्यूरेशन या पीरियड के लिए दिया जा सकता है, क्या पुलिस कस्टडी रिमांड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, ये आपके हो। फिर ये आता है कि क्या यदि पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है तो वो रिमांड मजिस्ट्रेट उसका बेल ग्रांट कर सकता है, क्या यदि चार्जशीट समय से नहीं भेजा गया है तो अपने आप एक्यूज को कोई राइट मिलता है, डिफ़ॉल्ट बेल क्या है। फिर एक सवाल आता है कि किन सर्कमस्टांसेज में मजिस्ट्रेट रिमांड रिफ्यूज़ कर सकता है, रिमांड रिफ्यूज़ल के ग्राउंड्स क्या है। तो आपको इसी 167 में से निकालना है रिफ्यूज़ल के ग्राउंड। एक बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ के निकालिए और कोशिश करिए कि पढ़िए, लिखते जाइए कि ये। अब इसको क्लू मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दिया 167 आप खोलें तो आप देखिए हेडिंग है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अब हम कंटेंट में नहीं जाते हैं। एक पॉइंट यही निकला कि जब मजिस्ट्रेट को ये लगता कि ये इन्वेस्टिगेशन तो 24 आवर्स में कंप्लीट की जा सकती थी, तो आपका यहाँ पे रिमांड क्यों देगा। रिमांड तो तब दिया जाता है जब 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता। अब कंटेंट में आप आए कि जब आपने अरेस्ट किया वो अरेस्ट ही अनलॉफुल है, यानी अनलॉफुल डिटेंशन का मैटर है, वहाँ भी रिमांड रिफ्यूज़ किया जा सकता। मजिस्ट्रेट इसलिए तो बैठा नहीं है रबर स्टैम्प की तरह कि पुलिस लेके आया और उस पर अपना सिग्नेचर मारे और ऑर्डर कर देगा यस एग्रीड,
ले जाओ। तो इस तरह से क्या करना है कि आपको छांट के लिखना है, और जब हम डिस्कशन इस पे करेंगे रिफ्यूजल के ग्राउंड पे, तो देखना है कि आप अपने को टैली करिए कि कितना आप इसमें से ढूंढ पाए हैं। तो आप मेहनत करिए, एक्चुअल में जो सीरियस है कोशिश करें। नहीं तो क्या है कि आपको लगे बहुत हल्का सा लगेगा कि चलो सर बता रहे हैं, एक बार दो बार तीन बार देख लेंगे सब रट जाएगा। नहीं, रटने से केवल सफलता नहीं मिलेगी, समझ लेने से भी सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी किससे? जो आपने मेमोरी में फीड किया, जिसको आपने अंडरस्टैंड किया, जिसको समझ लिया, उसको आपने लिख भी दिया। किसमें? रिक्वायर्ड टाइम। कौन सा रिक्वायर्ड टाइम? जो एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको टाइम अलॉटेड है। टाइम कौन सा अलॉटेड है? जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप उसने 180 मिनट में डिवाइड करने पे आता है। तो जो इतना मिनट उस क्वेश्चन पे मिलता है, उसी के प्रोपोर्शनेट आपका आंसर उतने देर में आना चाहिए। आप रब पे करो, नोट्स बनाओ, बट एग्ज़ाम के उस क्वेश्चन को एज ए एग्जामिनेशन हॉल आप समझ के और अपना अपीयर हुई। तो अब ये क्या होगा कि अब यही है, ये बड़ा, ये शॉर्टकट नहीं है और ना ये लॉन्ग कट है, बस यही जो है ये वो कट है जिससे आपको सफलता मिल सकती है। तो उस लिखने का प्रैक्टिस करिए। जो आप देखिए, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं है कि उसी को लिखा, आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको देखिए कि क्वेश्चन फ्रेम करिए। क्वेश्चन फ्रेम करिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको देखिए, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपको सॉल्व करके फिर उसको पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ने के बाद उसको देखिए कि क्या छूटा है, क्या फालतू है। जो छूटा है उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करिए, जो फालतू उसको छोड़िए। और ये भी कि एग्जामिनर को आपको समझाना नहीं है, एग्जामिनर को केवल मेंशन करना है कि हाँ ये फैक्ट भी है इस सवाल में और ये हमारे नॉलेज में है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े सेक्शन हैं, कहाँ लिख पाएंगे। पूरा 167 पे यदि क्वेश्चन आ जाए और पूरा बेयर एक आप लिख दीजिए तो सर्टेनली वो 2 क्वेश्चन के बराबर टाइम लेगा। तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है ना। जो क्वेश्चन पूछा है वो भी पूरा बेरेक्ट नहीं पूछता है, कुछ बना के पूछता है, या पूछ दिया कि कुछ सेलिएंट फीचर, बेसिक फीचर आप 167, या रिमांड कब दिया जा सकता है, पुलिस कस्टडी रिमांड से जुडिशल कस्टडी रिमांड कैसे डिफरेंट है। ये आप पूछ दिया कि जो है पुलिस कस्टडी रिमांड को डिफाइन करिए और उसको डिस्टिंग्विश करिए जुडिशल कस्टडी रिमांड से, और ये भी बताइए कि कब कहने मजिस्ट्रेट रिफ्यूज़ है रिमांड अंडर सेक्शन 167। तो ये सब आप करिए, और ये काफ़ी वो है। तो आप देखिए कि हमने बताया कि डिफ़ॉल्ट बिल, पहले कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। डिफ़ॉल्ट बिल है क्या डिफ़ॉल्ट बिल वर्ड यूज़ है सीआरपीसी में? नहीं है। तो क्या है कि वो बिल जो बाय डिफ़ॉल्ट आप पुलिस ऑफिसर बाय जस्ट मैं आ रहा हूँ, हाँ चल रहा है तो कोई बोल नहीं रहा था। तो सर नेक्स्ट क्लास में वो भाई लग रहा है आप लोग थक गए हैं। तो भाई नेक्स्ट क्लास की डिमांड हो रही है। तो नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से फिर वही सैटरडे को हम मिलेंगे।
तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। और ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन हो अभी तक के हमारी डिस्कशन में, वो उसको उसके रिगार्डिंग आप वो कर सकते हैं। और फिर कैसा लगा आप लोगों को, बात समझ में आ रही है मेरी? कुछ आप लोग कह नहीं रहे हैं। ओके ठीक है, जमशेद अजारी। केस लॉ जो है भी बताई जाएगी आपको रिमांड पे, और जहाँ पे ज़रूरी है वो केस लॉ हम बता भी देते हैं। जैसे ललिता कुमारी, आपको डीके बसु का केस बताया है ना। तो यह कोशिश करिए कि आप ये जब सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीज़ें देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20, 21, 22 ये ज़रूर देख लीजिए, और उसके अलावा आर्टिकल 32 और 226 देख लीजिए। तो इस तरह से आपको मदद होगी, और जो भी होगा उससे आपको लिखने में आसानी होगी। तो 162 पे चलो मैं कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो पीछे का है, एक्चुअली मुझे लग रहा है ना कि टाइम जल्दी लग रहा है आप लोग को। यदि बहुत इत्मीनान है तो ठीक है, आराम से चलेंगे। तो ठीक है, ओके, तो ठीक है भाई, थैंक यू एवरीबॉडी। कोई क्वेश्चन हो तो देख लें। 162 पे किसी ने कहा, और ओके, तो कोई क्वेश्चन तो किसी का मुझे नहीं दिख रहा। एक केस लॉ के लिए किसी का रिक्वेस्ट है, और 162 ओके। सर, यदि 156(3) में मजिस्ट्रेट मुकदमे का आदेश कर दें और वादी मुकदमा लिखाना नहीं चाहता तो उस क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या ये आदेश निरस्त कराया जा सकता है? देखिए, 156(3) का जो आर्डर होता है वो उसका रिवीजन हो सकता है सेशन कोर्ट में, ठीक है। बट यदि 156(3) में एप्लीकेशन आपने दिया और कोर्ट ने या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया है कि जो संबंधित पुलिस स्टेशन है कि रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट, और रजिस्ट्रेशन एफआईआर की हो गई है, यानी एफआईआर लिख गई है, तो अब केवल वादी के कह देने से वो एफआईआर निरस्त नहीं हो सकती। हाँ, उसमें दोनों पार्टी मिल गई है तो उसके आधार पे उसमें एफआईआर लग सकता है, ये अलग बात है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल फोरम पे आपका 156(3) अभी रजिस्टर नहीं हुई है तो आप रिवीजन में जा सकते हैं। 156(3) के तहत एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो भी आप रिवीजन में जा सकते हैं। एफआईआर यदि रजिस्टर्ड हो गई तो आप 482 और 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। और वादी को लगता है कि किसी मिस्टेक के वजह से, कन्फ्यूजन के वजह से, या अदरवाइज वो कंप्रोमाइज़ कर लिया है तो उसमें आयु से उसको रेमेडी मिलेगी, उसमें फाइनल रिपोर्ट लग सकता है। ओके, और एनी क्वेश्चन? तो ये है क्वेश्चन आवर, मैंने सोचा 10 मिनट आप लोगों का दे दिया जाए। तो क्वेश्चन किसी का नहीं। ये किसका क्वेश्चन था? ये गुलिस्ता परवीन, तो इनका हो गया है। ओके, चल, डिफ़ॉल्ट बेल, डिफ़ॉल्ट वर्ड DEFAULT, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मतलब गलती से, बेल, डिफ़ॉल्ट बेल यानी बेल जो मिली है किसी की गलती से मिली है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट बेल। यानी 167 में आप पढ़ेंगे कि आपने अरेस्ट कर लिया है तो 90 दिन, यदि मोर देन 10 ईयर्स का पनिशमेंट है तो 90 दिन में चार्जशीट आ जानी चाहिए। अप टू 10 ईयर्स यानी 10 साल से कम है तो 60 दिन में आना चाहिए। तो इस 90 दिन या 60 दिन में चार्जशीट नहीं आती है
और एक्यूज अभी कस्टडी में है, तो उसको ला एक अपॉर्चुनिटी दे देती है, मतलब कि अब वो बेल के लिए इंटाइटल हो जाता है, और ये बेल मेरिट पे नहीं होती है, बाय बर्चू ऑफ डिफ़ॉल्ट ये उसको मिल जाता है। अब ये उसका राइट हो जाता है, राइट एक्रू कर जाता है। अब ये राइट सुमोटो नहीं मिल जाता, ये राइट में एक ड्यूटी होती है को रिलेटेड, वो मजिस्ट्रेट पे होती है कि वो बताए कि देखो 90 दिन में चार्जशीट नहीं आई है या 60 दिन में, जैसा भी मामला है, तुम चाहो तो तुम्हारी बेल हो सकती है, तुम बेल डाल सकते हो। अब उसने बेल डाल दिया है तो उसको बेल मिलेगी, भले बाद में चार्जशीट आए। और बेल नहीं डाली है और चार्जशीट आ जाती है तो उसका जो राइट एक्रू हुआ था, पैदा हुआ था, वो राइट समाप्त हो जाता है। तो ये है डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। इस पे आप तो कम्प्रिहेंसिव लेक्चर भाई इसलिए होते हैं स्वाति जी कि भाई एक बार मेहनत कर ली जाए, फिर आप लोग फिर दोबारा उस पर कोई स्कोप ना बचे कि आप सवाल गलत करके आए, तो इसलिए ये सब की जाती है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, मेरे ख्याल से नो मोर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, मिलते हैं सैटरडे को।